हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वांडीवाश का युद्ध जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में। तो 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है वांडीवाश का युद्ध हुआ था। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया। अंततः फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में बुस्सी कैद कर लिया जाता है और लाली पांडिचेरी भाग जाते हैं। यद्यपि लाली ने मैसूर के हैदर अली से संधि की, किंतु व्यवहारिक परिणाम सामने नहीं आए। अंग्रेजों ने जल और थल यानी जो पानी का स्थल है और थल दोनों मार्गों से पांडिचेरी को घेर लिया तथा 16 जनवरी 1761 को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन वांडीवाश का युद्ध पूछा था और किस किस के बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, क्लाइव कब भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 1765 में जो है क्लाइव आए थे। बाकी इसके देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। क्लाइव जो है 1765 में भारत आए थे। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म जो है 1725 ईस्वी में हुआ था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में जो है भारत आए थे। बाद में वह सैन्य क्षेत्र में आए और 26 वर्ष की आयु में कैप्टन बना दिए गए। उसने 1751 में आरकाट का विख्यात घेरा डालकर युद्ध परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में कर लिया। मतलब अपनी चतुराई से उसने क्या है, आरकाट का घेरा डालकर वहां पर जो है विजय किसके पक्ष में कर दिया? इंग्लैंड के पक्ष में कर दिया। 1753 में वो इंग्लैंड लौट गए तथा 1755 में वटसन के साथ फिर से वापस आते हैं। तो एक बार पहले जो है भारत सबसे पहले आते हैं 1765 में और दूसरी बार जो है 1755 में वाटसन के साथ जो है इंडिया आते हैं। उसने घेरिया बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों का दमन किया और जनवरी 1757 ईस्वी में कलकत्ता को नवाब सिराजुद्दौला से छीनकर क्लाइव सर्वोसर्वा हो गया। आगे देखते हैं, फरवरी में उसने मतलब जब वो दोबारा आते हैं तो उसने कौन कौन से कार्य किए? पहला तो उसने कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला से छीनकर क्लाइव सर्वोसर्वा हो गया। मतलब कलकत्ता जो है सिराजुद्दौला से छीन लिया। फरवरी में उसने अली नगर की संधि की तथा मार्च में फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर को उसने ध्वस्त किया। इसके बाद उसने मीर जाफर जगत सेठ अमीरचंद आदि के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचकर 17 जून 1757 को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर डाली। क्लाइव को बंगाल के नए नवाब मीर जाफर से बड़ी मात्रा में क्या मिले? उपहार मिले, गिफ्ट मिले। उसने 1759 ईस्वी में चिनसुरा के युद्ध में डचों को परास्त कर उनका सफाया किया। यानी कि उन्होंने क्या है, बंगाल को भी जीत लिया और फिर डचों को भी क्या है, युद्ध में हरा दिया और फिर उसका सफाया कर दिया। 1760 से लेके 1765 तक वो है इंग्लैंड में रहा और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पुनः विजय रही तथा क्लाइव जो है 1765 में भारत आता है। आगे देखते हैं, उसने क्या किया? इलाहाबाद की संधि तथा मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी प्राप्त कर बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। वह कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार और भ्रष्टाचार को रोकने में क्या रहा? विफल रहा, अपितु कुछ सीमा तक स्वयं भी उसमें क्या है, शामिल भी भ्रष्टाचार में रहे हैं। इंग्लैंड लौटने के बाद क्लाइव पर संसद में आपेक्ष लगाए गए, जिससे दुखी होकर उन्होंने क्या कर लिया? 22 नवंबर 1774 को आत्महत्या कर ली। वस्तुतः वह जन्मजात जनरल तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का
संस्थापक था। तो एक ये यहाँ पर जो व्याख्या है क्लाइव के बारे में, उसने जो भी कार्य किए हैं वो सारा यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का द्वैत शासन कब समाप्त हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। बाकी देखते हैं इसके व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है, बंगाल का द्वैत शासन जो है 1772 ईस्वी में समाप्त हुआ और द्वैत शासन का जनक जो है लियोकार्टियस को माना जाता है। लियोकार्टस जो है बंगाल का द्वैत शासन जो है इसके जन्मदाता है कार्टियस। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीय के मध्य से करती थी, इसलिए वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में होती थी। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन शुरुआत की थी। यानी द्वैत शासन कब स्टार्ट किया? जब उसने दीवानी के अधिकार और निजामत के अधिकार दोनों को किसके हाथ में आ गए? दीवानी और निजामत कंपनी के हाथ में आ गए, तब जाकर उन्होंने क्या है, द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1727। बाकी इसके नीचे व्याख्या देखते हैं। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई थी। वह बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो मुर्शीद कुली ने क्या किया था? एक काम ये किया था कि बंगाल का स्वतंत्र राज्य का ये संस्थापक था। वह पहले दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, बाद में मुसलमान क्या हो जाता है? मुसलमान बन जाते हैं। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। 1717 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक बना, लेकिन मुगल शासन को मान्यता दी। मतलब वो स्वतंत्र शासक तो बना रहा, लेकिन उसने अपनी जो है प्रभुसत्ता किसके प्रति दिखाई? मुगल शासक। आगे 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर ने उसे उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। उसके समय में अनेक जमींदार जैसे सीताराम, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसके समय में सीताराम राय, उदित नारायण, गुलाम अहमद जमींदारों ने विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हमारा होगा फर्रुखसियार और मुर्शीद कुली खां के समय में। तो फिर जाके किसने दबाया था? मुर्शीद कुली खां ने ही दबाया था, और इसने विदेशी व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया था तथा 1791 में औरंगजेब का तथा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के फरमानों के दुरुपयोग पर भी रोक लगा दी गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और यूजीसी नेट में पूछने की ज़्यादा संभावना यहाँ से है कि सीताराम राय जमींदार, उदित नारायण जमींदार और गुलाम अहमद जमींदार किसके समय में उन्होंने क्या है विद्रोह किया था? तो मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 1773 में नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए यहाँ पर 17 होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट के अंतर्गत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पर जो मद्रास है और बम्बई की जो भी प्रेसिडेंसी होंगी वो किसके अधीन हो गई? वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मतलब कलकत्ता की जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी मेन हो गई, बाकी उसके अंदर में ये दोनों काम करेंगे। जिसका मुख्य एक जो है गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्ण था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन और सैनिक सत्ता किसके हाथ
इसी सरकार में निहित थी, यानी गवर्नर जनरल के हाथ में ही थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया, जो अपूर्ण था। रेगुलेटिंग एक्ट में एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद को कोड विलियम बस्ती के प्रशासन के लिए शक्ति प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक था। तो अवध को बसाने वाले कौन थे? तो यहाँ पर है शहादत खां, बुरहान उर मुल्क। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अवध के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? शहादत खां, बुरहान उर मुल्क ने। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। यह शिया मतावली तथा निशापुर के सैयदों का वंशज था। 1720 ईस्वी में उसे बयाना का फौजदार बना दिया गया। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में यह भी शामिल हुआ था, अतः इसे 5000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। तो बुरहान उल मुल्क इसकी क्या है? उपाधि है। वह 1720 से 1722 तक आगरा का सूबेदार रहा और इस दौरान उसे जाटों का विद्रोह से भी जूझना पड़ा। तत्पश्चात उसे अवध का सूबेदार बनाया गया और जहां उसने औपचारिक रूप से अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुर्शीद कुली खां था। यहाँ पर कूट में देखते हैं, तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर दूसरे नंबर पे सुजाउद्दीन, फिर तीसरे नंबर पे सरफराज खां और तीसरे पे, और चौथा है अलीवर्दी खां। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 और सुजाउद्दीन खां 1727 से 1739 ईस्वी में, सरफराज खां 1739 से लेके 1740 ईस्वी तक, अलीवर्दी खां 1740 से लेके 1756 ईस्वी तक। तो इनका ये समय पीरियड है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 1739 में, तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। 1739 यह ईरान का शासक था। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का, जिसका नाम भारतीय इतिहास में लुटेरे तथा हत्यारे के रूप में काले अक्षरों में आता है। वो है 1733 में ईरान की गद्दी पर बैठा था। 1738 ईस्वी में उसे कंधार पर अधिकार किया। इसी वर्ष उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चित किया। मतलब एक साल 38 में उसने कंधार पे अधिकार किया, फिर उसके आगे बढ़ता है भारत की ओर। इस समय भारत में मोहम्मद शाह मुगल बादशाह मतलब मुगल सम्राट का शासन था, किंतु नादिर शाह के विरुद्ध कोई सहायता न जुटा सका। उसने फरवरी 1739 में करनाल में नादिर शाह का सामना किया, परंतु परास्त हो गया। मतलब कौन हार गया? मोहम्मद शाह यहाँ पर नादिर शाह हार गए और बंदी बना लिए गए। नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया। कुछ ईरानी सैनिकों की हत्या से क्रुद्ध होकर नादिर शाह ने 23 मार्च को क्या कर दिया? कत्लेआम का आदेश दे दिया और उस दिन ईरानी सेनाओं ने दिल्ली में 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह मानवीय इतिहास की सर्वाधिक कलंकित घटनाओं में से एक है। उसने मोहम्मद शाह से सिंधु नदी के पार के प्रदेश छीन लिए तथा बड़ी मात्रा में दिल्ली से लूट का धन, जिसमें तख्ते
ताउसवी सम्मिलित था लेकर कहाँ लौट गया? ईरान लौट गया, जो 15 करोड़ रुपए के लगभग था। नादिर शाह को अपनी करनी का फल मिला और 8 वर्ष बाद ही मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गए और 1747 ईस्वी में अफगानों ने उनको क्या कर दिया? छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी। किसकी? नादिर शाह की, तो उसकी जो दिल्ली का शासक था उनकी। सॉरी, यहाँ पर जो है नादिर शाह को ही क्या है, अफगानों ने क्या है, छुरा भोंक दिया और उसकी क्या है, मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो ये 8 वर्ष बाद वो करनी का फल भी उसको मिल जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट ने दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय द्वारा। व्याख्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो शाही फरमान, यहाँ पर शाही फरमान इस तरह से कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ जो है दीवानी का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे होते हैं? शाह आलम द्वितीय देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलों का प्रचलन कहाँ किसके समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डलहौजी। आगे व्याख्या देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलों का प्रचलन हुआ था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत में रेलवे का जनक कौन है, तो आंसर हमारा होगा डलहौजी। इन्हीं के प्रयासों से 1853 में महाराष्ट्र में बम्बई से थाने तक प्रथम, यानी बम्बई से थाने तक क्या है, प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। रेल व्यवस्था डलहौजी के व्यक्तिगत प्रयासों, मतलब उसने स्वयं प्रयास किया था, व्यक्तिगत परिणाम था। अंग्रेजों ने इसमें अत्यधिक पूंजी लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव से देखते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो भी बंदोबस्त किए थे उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, कौन से वर्ष में लागू किया? तो 1793 में लागू किया। व्याख्या देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत क्षेत्रफल का लगभग 19%, तो कभी 19% भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 में। ये बहुत इजी हो जाता है, तो टफ क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा शामिल था? तो हमारा आंसर होगा 19%। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र जो हैं, किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में ये लागू किए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हमें मुंह खातिर हमें याद होना चाहिए कि ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू किया गया था। अब इसके अंतर्गत था क्या? इसके अंतर्गत जमींदार जिन्हें भूस्वामी की रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्रों में, मतलब उनका जितना भी क्षेत्र है, भू राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व क्या है, वसूली करना था। कितना? उसका 10वां तथा 11वां हिस्सा अपने पास रखना था और शेष किसके देनी थी? कंपनी के पास जमा कराना होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती है। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी की आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो जाता था, जिस पर फसल नष्ट होने पर कोई असर नहीं पड़ता था।
तो यहाँ पर आगे का जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यहाँ पर देखते हैं उसकी व्याख्या पूरी। बेलूर में 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुई धर्मों की संसद में भाग लिया। उन्होंने 1887 में बारानगर में मठ की स्थापना की। अंग्रेज मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत और बंगाल में पाक्षिक पत्रिका उद्बोधन भी चलाई। 1899 में अमेरिका पहुंचे। 1900 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस में पेरिस भाषण दिया। उन्होंने सर्वधर्म समानता की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है कि किसने कहा था कि हम विवेकानंद को आधुनिक भारतीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। और किसके लिए कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। पहला क्वेश्चन ये आ चुका है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स अगस्टस हिक्की को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की को जाता है। ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन जो है आया हुआ है। उन्होंने 1780 को द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी के कुछ अधिकारियों की आलोचना के कारण उसका प्रेस क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडियन गजट दूसरा भारतीय पत्र था। अगला क्वेश्चन है। भारत की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो सर विलियम जोन्स द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। ज्यादा कुछ खास इसकी व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर ज्योतिबा फूले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। ये 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1872 में महाराष्ट्र के पुरंदर में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई थी। वे अछूत जाति के थे तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाला आरंभिक सुधारों में से थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे तथा 1848 ईस्वी में अपनी पत्नी सावित्री देवी के सहयोग से उन्होंने निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन व हरिजनों के उत्थान के लिए संघर्ष किया तथा 1851 में हरिजनों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने गरीब स्त्रियों के लिए एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें इम्पोर्टेंट है गुलामगिरी प्रमुख है। 1884 में दीन बंधु सार्वजनिक सभा की नींव डाली और 1890 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ज्योतिबा फूले के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में से किसने संघर्ष किया था? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसकी व्याख्या देखते हैं। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया। विद्यासागर 19वीं सदी के महान बंगाली समाज सुधारक थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में 1820
1920 में हुआ था। वे संस्कृत के एक महान विद्वान थे तथा पश्चिमी उदारवादी दर्शन का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे देश में शिक्षा की पिछड़ी स्थिति से असंतुष्ट थे तथा शिक्षा प्रसार हेतु अथक प्रयास किए। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार आंदोलन चलाया तथा बहुत कुछ उनके प्रयत्नों के कारण ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। उन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र भी निकाला था। तो सोम प्रकाश पूछ सकते हैं किसने निकाला था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स हिक्की का संबंध है, तो बंगाल गजट से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेम्स हिक्की अभी हमने देखा था, इसके बारे में और देखते हैं। जेम्स हिक्की का संबंध बंगाल गजट से है। ये भारत में पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है तथा इसे भारत के प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय भी इनको प्राप्त है। इसने 1780 में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला, जिसे द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर कहा गया है। ये एक स्पष्टवादी व निर्भीक लेखक थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्ष ढंग से आलोचना की तो इनका जो है समाचार पत्र सब कुछ बंद हो गया, इनको यहाँ से भगा दिया गया, अतः इनका मुद्रालय जब्त कर लिया गया तथा हिक्की ने तटस्थ पत्रकारिता एवं स्वतंत्र लेखन का उदाहरण प्रस्तुत कर पत्रकारों को पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया तथा राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रेस का योगदान स्पष्ट किया। तो उन्होंने नींव डाली थी कि किस प्रकार से प्रेस मतलब एक पत्रकार है जो ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, ये सारी चीजें उनमें उन्होंने सबसे पहला बार उन्होंने यही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 के गदर और अन्य विद्रोह से रिलेटेड। अगला है क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? तो मोपला विद्रोह के कारण थे आर्थिक कारण थे। ठीक है, तो आर्थिक कारण यहाँ पर एकदम सही है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। मोपला विद्रोह के आर्थिक कारण थे अगस्त, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन जो मेन कारण था वो उनका आर्थिक कारण था। अगस्त 1921 में केरल के कहाँ पर? केरल के मारावाड़ जिले के काश्तकारों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह 19वीं सदी में मोपला विद्रोह से अलग था। अप्रैल 1920 में मजीरी में हुए मालाबार कांग्रेस सम्मेलन में इस आंदोलन को उकसाया। कालांतर में मोपला विद्रोही और खिलाफत आंदोलनकारियों एक साथ हो गए। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने विद्रोह वाले क्षेत्रों की यात्रा कर विद्रोहियों का क्या किया? समर्थन किया। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन के पुनः का नेतृत्व किसी मोपला नेताओं के हाथ में चला गया। खिलाफत के नेता का स्थानीय मुसलमानों के धार्मिक गुरु अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में एक मस्जिद पर मारे गए छापे के विरोध ने मोपलाओं के आंदोलन को और भी तेज कर दिया। तिरुरागड़ी में एकत्र मोपलाओं की भीड़ जो खिलाफत आंदोलन के नेताओं को छुड़वाने की अधिकारियों से मांग कर रही थी, उस पर गोली चलाई गई, कई अधिकारी मारे गए और परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी भी संघर्ष पर उतर आए। सरकारी दस्तावेज, सरकारी दफ्तरों को जला दिया गया, खजाने लूट लिए गए। सरकार ने मजबूरन आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक शासन की घोषणा यहाँ पर कर दी। कुछ हिंदुओं द्वारा सरकार का साथ देने के कारण मोपलाओं में पहले से ही सुगल रही हिंदू विरोधी भावना भड़क उठी। इस तरह यह आंदोलन क्या हो गया? सांप्रदायिक के रंग में रंग गया। आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता ने मोपलाओं को सबसे अलग
कर दिया। अब सरकार के लिए मोपलाओं को कुचलना सरल हो गया। मतलब जब उन्होंने सांप्रदायिकता का रंग ले लिया विद्रोह ने, तो फिर क्या है, उसको कुचलना और भी सरल हो गया। दिसंबर 1921 तक ये क्या है, कुचल दिया गया मोपला विद्रोह। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये आर्थिक था, लेकिन फिर लास्ट तक जब समाप्ति की ओर गया तो ये सांप्रदायिक इसका रूप हो जाता है। आगे है 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अब बाबू कुंवर सिंह कौन है, इसके बारे में व्याख्या में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने संभाला। ये 1857 के गदर के महान विद्रोही थे। ये बिहार में जगदीशपुर शाहाबाद जिले में स्थित जमींदार थे तथा गदर के समय इनकी आयु 70 वर्ष थी। उसने आजमगढ़ क्षेत्र के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त किया। तत्पश्चात 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर, जिस पर गदर के दौरान अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद 24 घंटे बाद ही आरा से ली ग्रैंड के अधीन अंग्रेजों व सिख सेना ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3 दिन बाद कुंवर सिंह की स्वतंत्र अवस्था में मृत्यु हो गई। इस समय जगदीशपुर स्वतंत्र हो गया। समूचे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सफल विद्रोह करने वाला तथा अंग्रेजों को बार बार परास्त करने वाला एकमात्र जो है वीर कुंवर सिंह ही थे। उनकी सफलता से खींचकर उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर के महलों तथा मंदिरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे है, देखो यहाँ पर जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है तो उसका सोर्स भी यहाँ पर लिखा गया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सोर्स यहाँ पर आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की जो है उसमें आप देख सकते हैं। आगे है कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं जो कि बहुत बड़ी है, देखते हैं इसको। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल, तो भगत जवाहर मल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम है। तो भगत जवाहर मल ने 1840 में की थी। भगत जवाहर मल सियान साहब के नाम से भी चर्चित हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करना था। मतलब सिख धर्म में जो भी बुराइयां आ गई थी उसको क्या है, दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता है। तो बहावी आंदोलन की भांति कूका आंदोलन में भी एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू होकर बाद में क्या है, राजनीतिक ने ले लिया था। जैसे मोपला विद्रोह था ना कि स्टार्टिंग में आर्थिक था, लास्ट में क्या हो गया, सांप्रदायिक रूप ले लिया। तो ये स्टार्टिंग में धार्मिक था और फिर बाद में क्या हो गया, राजनीतिक रूप ले लेता है। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में हजारों को अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जाति और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। मांस, मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का सेवन न करना तथा महिलाओं द्वारा पर्दा का त्याग करना इसमें शामिल था। पंजाब में अंग्रेजों की विजय के पश्चात सिखों को पुनर्स्थापना करना इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। तो पहला तो इनका क्या था कि धार्मिक जो भी सुधार धर्म में, सिख धर्म में सुधार करना था, लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, ये राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, पहले पंजाब में पहले की तरह जैसे सिखों का राज था तो उसी को स्थापित करने में इनका जो है जोर देने लग गए। बाद में के समय में जब कूका आंदोलन ने अपना राजनीतिक रूप धारण कर लिया तो अंग्रेजों ने काफी चिंता हुई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1863 और 1872 के दौरान इस आंदोलन को कुचलने के उपाय किए। बाद में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को कहाँ भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया रंगून, जहां 1885 में उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। राम सिंह की मृत्यु के बाद ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था।
बंगाल में हुआ था। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक जुझारू और व्यापक आंदोलन बंगाल का नील विद्रोह था। शोषण के विरुद्ध यह किसानों की सीधी लड़ाई थी। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासन काल में किसानों की पहला जुझारू और संगठित विद्रोह था। सर्वप्रथम नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल की नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसानों ने एकजुट होकर क्या है, नील की खेती क्या है, बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पवना, खुलना, ढाका, राजशाही, मालदा तथा दिनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण 1860 के अंत तक बंगाल में नील विद्रोह की खेती क्या है, पूरी तरह से बंद कर दी गई। नील आंदोलन भारत में बुद्धिजीवियों का सहयोग पाने वाला सबसे पहला व्यापक आंदोलन था। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों का सहयोग पाने वाला पहला व्यापक आंदोलन बना, तो नील विद्रोह था। हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इस आंदोलन में भूमिका अदा की थी। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, फैक्ट है। तो यहाँ से दीनबंधु मित्र ने कौन सा जो है चित्रण किया था, कौन सा नाटक, तो दीनबंधु का नाटक है नील दर्पण। 31 मार्च 1860 को नील आयोग की नियुक्ति की गई और फिर आयोग के सुझाव पर अधिसूचना जारी की गई तथा किसी भी रैयत को, मतलब रैयत मतलब यहाँ पर किसान है, रैयत मतलब किसान को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्या है, पहले क्या था, नील ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था, तो फिर क्या है, किसानों से जबरदस्ती यानी रैयत से जबरदस्ती ये होता था कि आपको नील बोना ही बोना है, तो उसी के उसमें नील विद्रोह हुआ था। तो अब क्या है, किसान किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा। सारे विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से ही होगा। नील आंदोलन के सफल होने का सबसे प्रमुख कारण जो है किसानों में अनुशासन, एकता और सहयोग की भावना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कानू से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा सांथाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सांथाल विद्रोह। यहाँ से भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा है सिद्धू और कानू से रिलेटेड, तो वहां पर क्या है, ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए थे, तो उसमें से ढूंढना था कि कौन सा है। सांथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन से थे, इस तरह से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सांथाल विद्रोह 1885 में हुआ था। व्याख्या देखते हैं इसकी। सांथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 56 सिद्धू और कानू से संबंधित है। सिद्धू और कानू, कौन सा, सांथाल, सिद्धू और कानू। सांथाल आदिवासियों का विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त था। ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। सांथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना शेष प्रकट करते हुए विद्रोह किया। इस समय गैर आदिवासियों जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ जातियां किया करते थे को दिख के नाम से संबोधित किया गया। विद्रोह का प्रारंभ 30 जून 1855 को भागनी डी ग्राम में से हुआ। विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू, ये क्या, सिद्धू कानू दोनों भाई थे। 30 जून 1855 को दोनों ने मतलब सिद्धू और कानू ने भागनी डी ग्राम में संथालों की एक आम सभा बुलाई। इस सभा में 7000 संथालों ने भाग लिया। सिद्धू ने अपने दैवीय पुरुष, अपने आप को क्या है कि मैं देवता, मेरे अंदर क्या है, देवता है, तो दैवीय पुरुष अपने आप को बतलाया। आगे है
उसने घोषणा की कि ठाकुर जी यानी भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए हथियार उठाएं। तो देवीय पुरुष अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को देवीय पुरुष कहा। विद्रोह के दौरान संथालों ने अत्याचार दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई। विद्रोह का विस्तार वीरभूम, बंकुड़ा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि क्षेत्रों तक फैला। विद्रोहियों ने साहूकारों, जमींदारों, गोर बागान मालिकों, रेलवे इंजीनियरों और अंग्रेज अधिकारियों को घेरे घरों में हमले किए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा भंग कर दी गई। विद्रोह को दबाने के लिए कलकत्ता के मेजर बर्रो के अधीन सेना भेजी गई, किंतु बर्रे पराजित हुआ। बर्रे के पराजित होने के बाद भागलपुर और पूर्णिया से घोषणा पत्र निकालकर संथालों के विरुद्ध क्या कर दिया गया, दमन करने का निर्देश किया गया। अंत में 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लाइड ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया और 1856 में सिद्धू कानू को पकड़ लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।